हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि साइंस होता क्या है और यहाँ पर हमें क्लास 10th में अब हम आ चुके हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे कि आप जानते हैं क्लास 9th में जो है आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि मैटर क्या है, हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है वो क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो हम क्लास 9th में जो हमने पढ़ा है उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 9th में आपने ये पढ़ी है। ठीक, फिर भी हम यहाँ पर आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस। अब साइंस है क्या? अब साइंस है क्या? अगर मैं आपसे कहूँ, ये जो पेन है इस तरीके से हमने हाइलाइटर लिया और ये भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। ठीक, अब हम ऐसे पेन लेके जा रहे हैं, ये हाईलाइट कैसे हो रहा है अपने आप ही? इसके पीछे क्या है? एक विज्ञान है कि पहले की क्या हुआ होगा जिस वजह से हमने इस तरीके से ये किया है और ऐसा यहाँ पर हाईलाइट हो गया। ठीक, तो इसके पीछे का कहते हैं ना, इसके हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है? विज्ञान होता है। चलिए, तो एक बार यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान प्राकृतिक जगत का अध्ययन करने की एक व्यवस्थित विधि है। क्या है विज्ञान? प्राकृतिक जगत, जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है ना, नेचुरल वर्ल्ड है उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी है। जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी। अब नेचुरल वर्ल्ड में कई फिनोमिनाज होते हैं, कई समीकरण होते हैं, कई प्रक्रियाएं होती है, तो उन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हैं और कैसे जो है किस लॉ पे, ठीक है, किस लॉ पे ये वर्क करते हैं, क्या इनका सिद्धांत है, क्या इनका प्रिंसिपल है, ये सारी चीजें हम साइंस में पढ़ते हैं। जिसमें अवलोकन, प्रयोग और प्रमाण आधारित तर्क का उपयोग किया जाता है। और विज्ञान क्या है? एक प्राकृतिक जगत का अध्ययन है। और दूसरी चीज जिसमें क्या करते हैं? अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। कोई भी चीज हमने देखी, पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद जो है हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, प्रयोग करेंगे, जिसके द्वारा हम देख पाएंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और प्रमाण आधारित, ठीक है, हर चीज का क्या होगा? एक प्रमाण होगा। हम बिना प्रमाण के, बिना रीजन के, बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए अगला, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? साइंस पढ़ने का उद्देश्य क्या? साइंस का उद्देश्य क्या? अगर हम कहें विज्ञान है तो आप कहेंगे कि विज्ञान में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रयोग करते हैं और प्रमाण आधारित आधारित तर्क का उपयोग करते हैं। लेकिन दूसरी चीज आप कहेंगे इसका उद्देश्य क्या है? क्या होगा उसका उद्देश्य? चलिए, तो इसका उद्देश्य ब्रह्मांड के व्यवहार को, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों, यानी कि जो हमारे लॉज हैं और प्रिंसिपल हैं, को समझना और व्याख्या करना है। क्या है इसका सिद्धांत? कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले जो नियम हैं, ठीक, और जो सिद्धांत है उनको समझना और उनकी व्याख्या करना है। चाहे वो एक छोटा सा छोटा कण हो या बड़ी सी बड़ी आकाश गंगाएं हो। ठीक, अब साइंस के जो है बहुत सारे डिसिप्लिन हैं। अब वो डिसिप्लिन क्या है? चलिए, पहला डिसिप्लिन है भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये तीनों क्या है? हमारे साइंस के डिसिप्लिन है, भिन्न भिन्न ये डिसिप्लिन है। चलिए, तो विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि विभिन्न विषय शामिल हैं और ये अनुभवजन्य, साक्ष्य और परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं का उपयोग करके सिद्धांतों को विकसित और परिष्कृत करता है। क्या करता है? ये क्या करता है? अनुभवजन्य, साक्ष्य और परीक्षण योग्य जो हमारे परिकल्पनाएं हैं, परिकल्पनाओं का उपयोग करके सिद्धांतों को विकसित और परिष्कृत करता है। ठीक, सिद्धांतों को विकसित और परिष्कृत करता है। अब
संक्षेप में हम क्या समझते हैं कि विज्ञान क्या है, ज्ञान और समझ की खोज है। ठीक, तो ये पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया है, ये आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान क्या है, ज्ञान और समझ की खोज है। अब कोई भी चीज है, अगर हम उसके बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं और खोज कर रहे हैं, है ना, ज्ञान और समझ की खोज है। किसी भी चीज के पीछे क्या विज्ञान है, क्या समझ है, यही चीजें हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है और हमारे निर्णय और नवचारों को सूचित करती है। ठीक, हमारे निर्णयों और नवाचारों को समझने को सूचित करती है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ज्ञान और समझ की खोज है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग, एंड एविडेंस बेस्ड यानी कि प्रमाण पर आधारित। ठीक, बिना प्रमाण के, बिना एविडेंस के हम यहाँ पर कोई बात नहीं करते। ठीक है, जैसे हम कहें कि कुछ हो रहा है, कोई भी चीज है कि पेंसिल कैसे चलती है या कोई भी चीज है, तो बिना प्रमाण के हम यहाँ पर कभी भी बात नहीं करते। चलिए, इट एम्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द लॉज एंड प्रिंसिपल, क्या समझने के लिए, लॉज और प्रिंसिपल यानी कि जो हमारे सिद्धांत है और नियम है, दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स, जो हमारी जो हमारी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसको समझने के, उसका जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए। ठीक, दूसरी चीज, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द लार्जेस्ट गैलेक्सी, यानी कि छोटे कणों से लेकर के बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं तक। अगली चीज है, साइंस encompasses various disciplines such as physics, chemistry or biology and more, and use empirical evidence and testable hypotheses to develop and refine theories. In essence, science is a pursuit of knowledge and understanding. हम कह सकते हैं संक्षेप में कि क्या है, ज्ञान और समझ, that help us to make sense of the world around us and informs our decisions and innovation. ठीक, जो भी हमारी क्या है, इनोवेशन है, डिसीजन है, उनको समझने में हमारी मदद करती है। चलिए, तो यहाँ पर साइंस के बारे में तो हम जान चुके कि साइंस क्या है, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं, क्यों कर रहे हैं हम साइंस की स्टडी, क्योंकि हमारा ये जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा, ये ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर कई सारी घटनाएं हो रही हैं, कई सारी चीजें हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना, उनको समझना, उनके लॉज को जानना, उनके नियमों को जानना, ताकि हम क्या कर सके, दुनिया को, जो दुनिया है उसको समझ सके। ठीक है, चलिए, तो साइंस के बारे में तो हम जान चुके हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हर चीज के पीछे क्या, कुछ ना कुछ विज्ञान होता है। अब हम क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, तो हमें क्या क्या चैप्टर यहाँ साइंस में पढ़ने हैं वो देख लेते हैं और उनका वेटेज क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये हमें पढ़ना। और टोटल देखो आपके पास केमिस्ट्री के 2, 3 और 1, 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। ठीक, यहाँ पर जो है हम सिर्फ केमिस्ट्री, आप और हम मिलकर के सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स भी साइंस का डिसिप्लिन है, ठीक, वो भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है, कैसे वो प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कागज है हमारे पास, और कागज को हमने जला दिया, अब कागज जल करके क्या बन गया, राख बन गया। अब कागज जला कैसे, जब हमने क्या किया, आग जलाई, तो कागज का दहन हुआ, लेकिन कैसे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ। तो इसको ही हम क्या करते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो वही हमें यहाँ पर लिखना है, और जब इक्वेशन हम लिख लेते हैं तो उसको क्या करना है, बैलेंस हमें करना है। साथ ही हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो रिएक्शंस है उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि कॉम्बिनेशन है, डिकॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो ये सारी रिएक्शन हमें यहाँ पर पढ़नी है। दूसरी चीज, सेकंड चैप्टर हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो ये चैप्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि 8th में भी हमारे पास इस तरीके का एक चैप्टर रहता है। ठीक, थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन हम 8th में पढ़ लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं।
ठीक, इसके अलावा जो हमारे उदासीन जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं, उनको डिटेल में डिस्कस हम यहाँ पर करते हैं कि एसिड बेस क्या होते हैं, सूचक यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है वहां पर हम पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर, जहाँ पे धातु और अधातु। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, जो अलग अलग धातु है और अधातु उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और भी धातुओं से रिलेटेड और भी जो चीजें होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर धातु कोई खराब हो जाती है, कॉरोजन लग जाता है, ठीक है, जंग लग जाता है, तो कैसे हम इसको प्रिवेंट करते हैं, कैसे इसको सेव करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर हमारे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। और फोर्थ और इम्पोर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में भी जानेंगे कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। अगला हमारा क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पर हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में जानेंगे कि कार्बन क्या होता है, कैसे कार्बन बनता है, और कार्बन से क्या क्या चीजें बनती हैं, क्यों कार्बन का एक इम्पॉर्टेंट अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है हमें, क्योंकि कार्बन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, कार्बन से जो है हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो तो पढ़ेंगे ही, साथ में आप केमिस्ट्री के अंदर भी क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आप क्लास 11th-12th में पढ़ेंगे। ठीक, जहाँ पर कार्बन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कार्बन से ही बनी हुई है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, इनका नोमेनक्लेचर जानना है कि कैसे कोई कंपाउंड है उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, साथ में हमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में जानना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना है, यानी कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को भी, ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स को भी। ठीक, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो हमारा केमिस्ट्री में जो चैप्टर है उसका वेटेज है 25 मार्क्स, यानी कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, और यहाँ पर 25 मार्क्स की आपकी क्या आती है, केमिस्ट्री आती है, जो कहाँ से आती है, इन 4 चैप्टर से आती है। ठीक, तो ये 4 चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है पहले आपको ये पता चलना चाहिए, फिर रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक, अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है, हम कैसे कहेंगे कोई रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक, जहां से ए और बी मिलकर के कोई सी कंपाउंड बना रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ए मिल रहा है बी के साथ और सी कुछ बन रहा है। ठीक, जैसे कि हम पेपर को जलाने वाला एक हमने अभी प्रयोग के बारे में बात की थी। ठीक, साथ ही मैग्नीशियम रिबन की भी बात होती है। देखो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। ठीक, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या निकलता है, राख निकलती है। ठीक, यानी कि ए और बी मिलकर के क्या बन रही है, राख बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको लिखने का तरीका क्या है, क्या नहीं है, कैसे कोई रिएक्शन लिखी जाती है, कैसे लिखने के बाद जो है हम उसको बैलेंस करते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है, चलिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस है where the reactant get converted into the product, जहाँ जो हमारा reactant है वो product में convert होता है under an may be under an influence of catalyst, किसी catalyst के influence में क्या होता है, product में convert होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि reactant है, यहाँ पर हमारा reactant है। ठीक, वो किस में बन रहा है, वो हमारे product में बन रहा है। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं कि कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। ठीक, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। ठीक है, ऐसी आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी जहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक हार्मफुल गैस है। ठीक,
चलिए, तो बनी कैसे है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब हमने कार्बन, हमारे एक अलग एलिमेंट है, कार्बन को मिलाया और ऑक्सीजन को मिलाया, क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ठीक, यही क्या, एक केमिकल रिएक्शन, जहां पे रिएक्टेंट, ये क्या है हमारे, ये हमारे रिएक्टेंट होंगे, मिल करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, अब दूसरी चीज ये हो सकता है यहाँ पर कोई कैटलिस्ट हो, कोई कैटलिस्ट हो। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में तो कोई कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस होगी जहां पर आपको ऐसे हीट दे दिया जाएगा या और कोई कैटलिस्ट दे दिया जाएगा, हो सकता है कोई जैसे कोई मेटल का कैटलिस्ट हो, ऐसे आपको दे दिया जाएगा आगे। तो कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट क्यों है, जो सिंपल भी तो रिएक्शन हो रही है, कैटलिस्ट डालने की क्या जरूरत है। देखो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, रिएक्शन स्पीड अप होती है और रिएक्शन ईजी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन हम सिर्फ कॉपी पे तो नहीं कर रहे है ना, ये रिएक्शन कहाँ करेंगे, हम लेबोरेटरी में करेंगे, प्रयोगशाला में करेंगे रिएक्शन को। ठीक है, तो वहां तो जल्दी जल्दी हमें रिएक्शन करनी पड़ती है, तो इसीलिए वहां पर क्या कर दिया जाता है, कैटलिस्ट डाला जाता है, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए। ठीक, चलिए अब जानते हैं, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ अ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ठीक, अब जब हम इनके बीच में क्या लगा देते हैं, कि एरो लगा देते हैं, तो क्या शो करता है, ये एक इक्वेशन बना देता है, क्या शो कर देता है, इक्वेशन बना देता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ठीक, आगे, द रिएक्टेंट्स आर रिटर्न्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो रिएक्टेंट जो हमने लिखी है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इतनी बात सिंपल, क्लियर। ठीक, अब दूसरी चीज, जो रिएक्टेंट होते हैं वो कहाँ लिखे गए हैं, देखो रिएक्टेंट कहाँ लिखा जाता है, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखा है ना हमने, लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें राइट हैंड साइड लिखा जाता है। with a plus sign plus between them. Similarly, product are written. अच्छा, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है तब तो एक रिएक्टेंट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है ना, एक कार्बन है और ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर बीच में क्या करते हैं, हम प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक, वैसे ही प्रोडक्ट यहाँ पर तो एक ही बन रहा है, अगर यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट बनता तो हम CO2 के बाद प्लस लगा करके दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा था वो लिख लेते। ठीक है, चलिए, the arrowhead points toward the product as shown the direction of the reaction। अब जो एरो हमने बीच में बनाया है, दिख रहा है आपको, जो एरो हमने बीच में बनाया है, इसका जो हेड है, सिर है, वो किसकी तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ। अगर आप रिएक्शन लिखते हो और एरो ऐसा बना देते हो, ये ऐसा नहीं बनाते, ऐसा बना देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरो का जो हेड है, ये जो हेड है वो किसकी तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर बेसिक चीज हमने पढ़ी कि केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। दूसरी चीज, केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं हम, देखो रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अब रिएक्टेंट में कभी कभी क्या डालते हैं हम, कैटलिस्ट भी डालते हैं कभी कभी, इसलिए यहाँ पे लिखा है मे बी अंडर अ कैटलिस्ट, तो कभी कैटलिस्ट डालते हैं कभी नहीं डालते। अब कैटलिस्ट क्या वर्क करता है ये भी हम पढ़ चुके कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक, चलो अब दूसरी बात, लिखा कैसा जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, पहले हम रिएक्टेंट लिखते हैं, अगर हमारे पास एक से अधिक रिएक्टेंट है तो बीच में हम क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, फिर एरो हम इस तरीके से लगाते हैं, और एरो का हेड किस तरफ रहेगा, जहां हमने प्रोडक्ट अपना लिखना है। ठीक, अब प्रोडक्ट अगर एक है तो ठीक है, एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट है तो भी उनके बीच में क्या लगेगा, प्लस साइन लगेगा। तीसरी चीज, कि जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इतनी बात समझ में आपको आई होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या है और कैसे हम जो है एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक, आगे हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो रही बात केमिकल रिएक्शन की, अब आगे बढ़ते हैं। आगे, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, कैसे हम पहचानेंगे कहीं पर कि कोई रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है, कैसे पहचानेंगे। चलिए, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय these three these four three factors, 3 4 factors।
ठीक, कैसे जान सकते हैं हम कि कोई रिएक्शन जो है कहीं पर जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैसे पहचानेंगे हम? सबसे पहले उसकी स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्टेट में चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर कलर में चेंज आ रहा है, ठीक, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, डिफरेंस, परिवर्तन आ रहा है। ठीक, ये 3 फैक्टर। और चौथा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब क्या था द्रव्यमान संरक्षण का नियम? अब जैसे कि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, एंटनी लेवियोजर ने दिया था। ठीक, एंटनी लेवियोजर हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या क्या कहता है, अगर कोई भी रिएक्शन लिखी हुई है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो द्रव्यमान है वो जो भी मास है किसी केमिकल रिएक्शन का, वो क्या होगा, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना, ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, अच्छा, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको आना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। ठीक, क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि मास ऑफ द मैटर यानी कि कोई भी पदार्थ जो है उसका द्रव्यमान जो है वो ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, वो बस क्या करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक है, वो बस क्या करता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना, क्लास 9th में हम ये चीजें पढ़ चुके थे। कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन है। टोटल मास कितना हो गया इनका, 44U। ठीक, 44U इधर, यहाँ पर मास 44U हो गया रिएक्टेंट का। अगर हम प्रोडक्ट का मास देखें तो कितना हो गया, 12 प्लस 16 इंटू 2, ये भी कितना आ गया 44U। यानी कि अब आप क्या देख पा रहे हो, 44 ग्राम हम लिखते हैं इसको। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट है, ठीक, रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट है उनका टोटल मास कितना है, 44 ग्राम। ठीक, जबकि जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका मास भी कितना है, 44 ग्राम। यानी कि यहाँ से यहाँ बनने में ना तो कोई भी मास का लॉस हुआ ना तो कोई भी मास गेन हुआ, यानी कि ना तो कोई भी मास क्या हुआ, नष्ट हुआ, ना तो कोई भी मास उत्पन्न हुआ। ठीक है, यही क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब आपने जान लिया कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर है तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कहीं पर कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है। आपको 4 फैक्टर याद रखने हैं। ठीक, पहला कंजर्वेशन ऑफ मास, जब भी कहीं पर केमिकल इक्वेशन हो रही होगी तो वहां पर मास का क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। दूसरी चीज, उनके या तो हो सकता है कलर में चेंज हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हो सकता है कोई गैस वहां क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो। ठीक, और अगला है चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में क्या आ रहा हो, परिवर्तन आ रहा हो। ठीक, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। चलिए, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये आप नोट कर लीजिए। साथ ही ये जो भी जितने पॉइंट्स हमने लिखे ये भी आप नोट कर लीजिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन को। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे, कैसे हम लिखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। एक चीज तो हमने पीछे देख ली कि पहले हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, बीच में एरो लगाते हैं, फिर हम प्रोडक्ट लिखते हैं। यानी कि रिएक्टेंट जो है वो कहाँ लिखा जाएगा, कौन सी हैंड साइड हम लिखते हैं। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को जो है राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक है, ठीक, तो अब केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन ही केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है।
If you recall formulae of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, अगर हम कहें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो रिएक्शन कुछ ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब ये है क्या, ये रिएक्शन बनाई क्यों हमने हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हमने लिया, मैग्नीशियम के रिबन लिया, ठीक, मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया, उसको हमने अच्छे से साफ कर लिया, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन लिया है और उसको हमने साफ कर लिया। अब हमने उसका दहन करना शुरू कर लिया, कंबशन करना शुरू किया। ठीक, अब हम जैसे उसको जला रहे हैं तो क्या है, एक वाइट लाइट के साथ क्या होता है, जलता है ना, श्वेत लाइट के साथ जलता है, श्वेत प्रकाश के साथ जलता है। ठीक, अब जब वो जलता है तो किसकी प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। ठीक, अब जब पूरा रिबन जो है जल जाता है तो इस तरीके से जो हमने उसके नीचे जो डिश रखी रहती है उस पर जो है इसका क्या हो जाती है, राख इकट्ठा हो जाती है, उसकी राख क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस चीज को यानी कि ये जो रिबन है इसको हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्यों, नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, बर्निंग में सपोर्ट करता है, यानी कि दहन की जो प्रक्रिया है उसमें जो है ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। ठीक, इसीलिए हम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बर्न हो रहा है साथ में हमने क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है यहाँ पर। ठीक, अब ये रिएक्शन तो हमने सही लिख दिया, लेकिन अभी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है कैसे, क्योंकि यहाँ देखो एक मैग्नीशियम है, यहाँ एक मैग्नीशियम है, ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ तो दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना हमें। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर 2 लिख दें, देखो अब तो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गए, है ना, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, लेकिन अब मैग्नीशियम कितना हो गए, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, यहाँ पर तो एक ही मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर 2 अगर हम लिख दें तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो है इनका नोमेनक्लेचर, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों कहा जा रहा है, अब कैसे हम और रिएक्शन भी लिख सकते हैं क्या, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक पार्ट है। ठीक, अब आगे हमें जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो हमारे बोर्ड के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको अब जो है इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।